हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। हम पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सेकंड ए पार्ट में हमने पढ़ा था फोटो रिसेप्टर्स मीन्स आई पार्ट में डिसऑर्डर्स रह गए थे कल। तो आज हम जो है सेकंड बी पार्ट में आई के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं एज वेल एज जो है मैकेनिज्म ऑफ विज़न या फिजियोलॉजी ऑफ विज़न। तो इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ आई पढ़ने के पहले यहाँ पर जो विज़न ऑफ आई जो था, फिजियोलॉजी ऑफ विज़न, मैंने आपको बताया था कि मेनली जो रॉड्स होती हैं सेंसरी जो है एपिथेलियम जो थी उसमें दो तरह की सेल्स थी, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सी इन द डिम लाइट एज वेल एज जो कोन्स थी हमारी वो काहे के लिए थी, टू सी द कलर। तो कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए कोन्स थी। तो इन द रॉड्स द मेन पिगमेंट इज कॉल्ड द रोडोप्सिन। कल मैंने आपको जो है थोड़ा शॉर्ट में बताया था, टाइम कम था कल। तो रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन द रॉड्स टू सी इन द डिम लाइट एंड रोडोप्सिन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द टू पार्ट, ऑप्सिन एज वेल एज रेटिनिन। दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट था, ऑप्सिन एंड रेटिनिन। अब दोनों में क्या है, कैसे हम डिम लाइट में देखते हैं। दिस इज द पिगमेंट कॉल्ड द रोडोप्सिन इन द डिम लाइट। दिस इज द डिम लाइट। रोडोप्सिन डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट्स या ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, ऑप्सिन एज वेल एज रेटिनिन। अब क्या होगा, ऑप्सिन एंड रेटिनिन इन द डार्क, जैसी डार्कनेस होती है विद द प्रेजेंस ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए की प्रेजेंस में ऑप्सिन और रेटिनिन फिर से क्या करते हैं, मिल करके रोडोप्सिन बनाते हैं। तो रोडोप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल टू सी इन द डिम लाइट। तो जैसे ही हम यहाँ से डिम लाइट में जा रहे हैं तो ये दोनों क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए। अब डिकम्पोज हो गया तो जब हम अंधेरे में पहुँचते हैं तो थोड़ी देर तक हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज इट इज डिफरेंशिएटेड टू द ऑप्सिन रेटिनिन। विटामिन ए की प्रेजेंस में डार्कनेस में 2-4-10 सेकंड बाद हमारी आई फिर से क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो रेटिना में यहाँ पर डार्कनेस है, रोडोप्सिन बन जाता है और हमको अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है क्या है, डायगोनल प्राणी हैं। डायगोनल का मतलब क्या होता है, दिन के समय देख सकते हैं, एज वेल एज द पावर ऑफ कलर एब्जॉर्प्शन। कलर को पहचान सकते हैं, सभी लोग नहीं पहचान सकते। कौन पहचानता है, केवल इंसेक्ट्स में पावर होती है, बर्ड्स में होती है और मैमल्स में होती है। अब इसके बाद जैसे ही हम सिनेमा हॉल में सपोज करते जाते हैं तो ब्राइट लाइट में जाते हैं। तो ब्राइट लाइट से जैसे अंदर इंटर करते हैं सिनेमा हॉल में तो ब्राइट लाइट में रोडोप्सिन डिकम्पोज हो जाता है। कब डिकम्पोज होगा, यहां ब्राइट लाइट लिख दें। अब ये डिकम्पोज हो गया रोडोप्सिन। अब कौन एक्टिव होगा इस समय, कोन्स एक्टिव होंगे। तो जब ये डिकम्पोज हो जाएगा रोडोप्सिन, तो आप अंधेरे में पहुंचे तो इसके डिकम्पोज होने पर जैसे ही आप उजाले से अंदर की तरफ जाते हैं तो थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता। यही फिनोमेना है। अब क्या होगा, जैसे ही फिल्म खत्म होती है तो डार्कनेस से जैसे ही हम ब्राइट लाइट में आते हैं तो थोड़ी देर तक हमको चकाचौंध लगती है। क्यों, क्योंकि ब्राइट लाइट में जैसे ही हम आ रहे हैं डार्कनेस से तो ये रोडोप्सिन क्या हो गया, पूरी तरह से डिजनरेट कर गया, डिकम्पोज हो गया। और उस समय हमारे कोन्स एक्टिव हो रहे हैं और जब कोन्स एक्टिव होने में थोड़ा समय लगता है, इसी कारण से अंधेरे से एकदम उजाले में आने पर हमको थोड़ी देर के लिए चकाचौंध लगती है और दिखता नहीं है। क्यों, क्योंकि डार्कनेस में हमारी जो यहाँ पर जो आई बॉल था, ऐसा हमने आई बॉल बनाया था, आगे की पार्ट ये कॉर्निया था और ये क्या थी, आइरिस थी। तो जब हम अंधेरे में गए थे तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं तो हमारी आइरिस दूर चली जाती है, सो दैट मोर एंड मोर लाइट कैन इंटर इनटू द रेटिना। और जैसे ही हम अंधेरे से ब्राइटनेस में आते हैं तो जैसी तेज चकाचौंध लगती है तो रेटिना के पास जो आइरिस पार्ट लगा हुआ है ये और नज़दीक आ जाता है। जब ये और नज़दीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो छेद है पोर वो छोटा हो जाएगा। जब इसका पोर छोटा हो जाएगा सो दैट लेस लाइट इंटर्स इनटू द रेटिना, बहुत कम लाइट अंदर इंटर करेगी ताकि हमारी रेटिना क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। और उस समय हमारे कोन्स एक्टिव हो जाएंगे और हम क्या कर पाएंगे, दिन में देख पाएंगे। तो रॉड और कोन दोनों अलग अलग टाइम में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो फिनोमेना है ये किसका है, रॉड्स का है, इन द डिम लाइट एज वेल एज इन द डार्कनेस। अब हम आते हैं मेनली डिसऑर्डर ऑफ द आईज।
आई का जो डिसऑर्डर है, डिफेक्ट्स भी कहते हैं लेकिन डिसीज नहीं कहते हैं। कुछ जगह पर लिखा होता है डिसीज। अगर सपोज करिए कि मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, आपने नाम सुना है, दीज आर नॉट द डिसीज। डिसीज वो होती हैं जो किसी ड्रग्स से, एंटीबायोटिक से या किसी मेडिसिन से ठीक हो जाती है। तो सपोज करिए वेरियस डिसऑर्डर्स है। सबसे पहले एक डिसऑर्डर मेन होता है, हम पढ़ते हैं स्ट्रैबिस्मस। नाम सुना आपने स्ट्रैबिस्मस, भेंगापन। ये जो भेंगापन है, इट इज नॉट ए डिसीज, इट इज द डिसऑर्डर। हमारा ये आई बॉल है, ये आगे का पार्ट थोड़ा सा ऐसा, ये जो हमारा आई बॉल है, दिस आई बॉल इज सपोर्टेड बाय द 6 टाइप ऑफ मसल्स। तो कौन कौन सी मसल्स होती हैं? दैट इज द रेक्टस मसल एज वेल एज ऑब्लिक मसल। तो रेक्टस मसल्स 4 होती हैं और ऑब्लिक मसल्स 2 होती हैं। आप देखिए यहां पर एक ये मसल है, दिस इज द रिंग कार्टिलेज। क्या बना है ये? रिंग कार्टिलेज। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं ये आ रहे हैं रिंग कार्टिलेज से और यहां से निकल करके ये अब आप देखिए, दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। दिस इज कॉल्ड द, नीचे की तरफ है, ये ऊपर से दिख रही है, नीचे की तरफ से ऐसे पकड़े हुए है। दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर ऑब्लिक मसल। दिस इज कॉल्ड द लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस ये ऊपर की तरफ आई है, तो दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर रेक्टस। द सुपीरियर रेक्टस। दिस इज द इंफीरियर रेक्टस, नीचे से पकड़े हुए हैं यहां पर, द इंफीरियर रेक्टस, एंड इट इज द मीडियल मसल, मीडियल रेक्टस मसल। आप देख रहे हैं देयर आर 6 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर्स दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। ये क्या है? आई बॉल है। अब आई बॉल के मूवमेंट के लिए सभी रेक्टस मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां पर 2 ऑब्लिक हैं, ये सुपीरियर ऑब्लिक है और ये क्या इंफीरियर ऑब्लिक है। तो ये 2 नहीं है, एक्चुअली एक ही है, यहां से रिंग से घूमकर ऐसी आई है। तो ये दोनों ऑब्लिक मसल्स हैं। इसके अलावा 4 मसल्स कौन सी हैं? रेक्टस है। अब ड्यू टू द शॉर्टनिंग एज वेल एज लेंथनिंग ऑफ द एनी मसल्स, कोई भी अगर किसी की लंबाई कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसके कारण से जो हमारा आई बॉल है वो ठीक सेंटर में ना करके एक और झुक जाएगा। अब ये यहाँ पर ये आइरिस लगी होती है, आइरिस पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, आपको पता है, बीच का पार्ट प्यूपिल होता है। तो जैसे ये किसी एक और ऑब्लिक हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, तो वो हमको क्या दिखाई देगा? भेंगापन। हम कहेंगे कि आदमी की जो दोनों आइज़ है ना, वो दोनों आइज़ का जो सेंटर का पार्ट है कॉर्निया और प्यूपिल का, वो ठीक सेंटर पर नहीं आ रहा। तो किसी एक और जो हमारा आई बॉल झुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैबिस्मस। दैट इज नॉट द डिसीज। ये डिसीज नहीं है कि किसी मेडिसिन से ठीक हो जाए। यहाँ पर जो मसल्स हैं, इस मसल्स में कोई ना कोई मसल्स छोटी हो गई या बड़ी हो गई है, उसके कारण से ठीक सेंटर पर ये जो मिडिल ऑप्टिकल एक्सिस है, इस ठीक सेंटर पर हमारा जो आई का कॉर्निया पार्ट है वो स्टेब्लिश नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैबिस्मस। तो इसका क्या होता है? छोटा सा ऑपरेशन होता है, उससे भेंगापन क्या किया सकता है? ठीक किया सकता है। दिस इज द डिसऑर्डर। इसीलिए डिसऑर्डर के साथ साथ हम वर्ड यूज करते हैं डिफेक्ट। ठीक है, कुछ डिसीज भी हैं। अब हम इसके बाद आते हैं स्ट्रैबिस्मस के बाद नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड द मायोपिया। नाम आपने सुना है। मायोपिया का एक और नाम है, सो क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस हिंदी में क्या कहते हैं? यहां पर निकट दर्शिता। कई जगह पर लिखा रहता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इन दिस डिफेक्ट या डिसऑर्डर हमको निकट का दिखता है। द पीपल कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन कहाँ का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता है। तो इसमें मायोपिया में हमने जैसे यहाँ पर आई बॉल बनाया, तो आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो आपको पता है कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है ह्यूमन बींग्स में।
2.5 सेंटीमीटर मीन्स अप्रॉक्स 22 या 23 मिलीमीटर। अब ये वाला जो पार्ट है, तो अगर आई बॉल का साइज हमारा यहाँ से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, तो पहले यहाँ पर किससे कन्वर्ज हो रही हैं, कॉर्निया से। फिर यहाँ पर क्या लगा होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा लेंस लगा होता है, फिर लेंस द्वारा होंगी, और फिर अंत में इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पर नॉर्मली रेटिना पर बनती है। इन द केस ऑफ द मायोपिया, शॉर्ट साइटेड निकट दृष्टि मतलब निकट का दिख रहा है, जैसी दूर वस्तु से जो इमेज आ रही है, जो लाइट रेज आ रही हैं, तो वो क्या करती हैं, रेटिना के पहले ही इमेज बना देती हैं। जब इमेज रेटिना के पहले बन रही है यहाँ पर, इसका मतलब है कि आई बॉल का साइज किसी कारणवश बड़ा हो जाने के कारण, या हमारा ये जो लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है ये सस्पेंसरी लिगामेंट से लगा हुआ है, अगर ये लेंस ज़्यादा थिक हो जाएगा तो भी जल्दी कन्वर्ज कर देगा लाइट रेज को, और इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। तो रेटिना के पहले इमेज बन रही है। तो अब आप देखिए, दिस इज द निकट दृष्टता, तो निकट की वस्तु तो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप में, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम यहाँ पर करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बाई कॉनकेव लेंस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बाई कॉनकेव। और हमारी आई में कौन सा लेंस होता है, ये होता है बाई कॉन्वेक्स। तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को पहले डाइवर्ज कर देगा। थोड़ा सा लेंस और बड़ा बना दें। अब लाइट रेज को ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, और फिर उसके बाद हमारा ये क्रिस्टलिन प्रोटीन का बना हुआ जो आई लेंस है, वो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करके कहाँ पर मिला देगा, रेटिना पर। तो उसी पावर का बाई कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, ताकि ये लाइट रेज को क्या कर दे, यहाँ पर पहले डाइवर्ज कर दे, क्योंकि इसका तो मेन फंक्शन कन्वर्ज करना ही है, ताकि रेटिना पर इमेज बन जाए। तो मायोपिया इज ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, एक तो कंडीशन आई बॉल का एनलार्जमेंट हो सकता है, आर ड्यू टू द ब्रॉडनेस या थिकनेस ऑफ द आई लेंस। तो इसकी ब्रॉडनेस या थिकनेस क्यों हो सकती है कि अगर सिलियरी बॉडी यहाँ पर क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस समय जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। जब लूज हो जाएंगे तो उस समय हमारा लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रॉड हो जाएगा। रेस्ट के समय, विश्रामावस्था में सिलियरी बॉडी, ये जो सिलियरी बॉडी है ना, तो सिलियरी बॉडी क्या करती है, रिलैक्स करती है, और सस्पेंसरी लिगामेंट खिंचाव लेते हैं। तो जब खींचे रहते हैं ये, तो लेंस क्या रहता है, पतला रहता है, तो फोकस दूरी ज़्यादा रहती है। इसीलिए रेस्टिंग स्टेज में, विश्रामावस्था में हमारी आंखें दूर के देखने के लिए क्या होती हैं, एडजस्ट होती। तो अब इसके बाद मायोपिया के करेक्शन के बाद हम आते हैं दूसरे वाले में, कौन से पार्ट में, हाइपरमेट्रोपिया। These are all the disorders, all the defects. This is called the hypermetropia. Also called the long-sightedness. Long-sightedness. हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दूरदर्शिता। कई जगह लिखा रहता है दूरदृष्टि दोष। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, कहेंगे दूरदर्शिता का मतलब है हमको दूर का दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, बट द इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बन रही है, यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्लोज ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, बहुत नियर बाई ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंख एडजस्ट नहीं कर रही है। तो अब हम यहाँ फिर से ऐसा फिगर बनाते हैं। ये हमारा आई बॉल है, आई बॉल में ये वाला पार्ट क्या है, रेटिना है, यहाँ वस्तु रखी हुई है, ये क्या है, यहाँ पर सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी से क्या लगे हुए हैं, दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट, इट इज़ द बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ द क्रिस्टलिन प्रोटीन, नेचुरल लेंस है। अब यहाँ पर दूरदर्शिता में दूर की वस्तु क्लियर दिख रही है, कहाँ की नहीं दिख रही, नज़दीक की नहीं दिख रही। तो जैसे कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से जैसे ही लाइट रेज निकलती हैं, तो ये लाइट रेज जो है पहले कन्वर्ज होती है किससे, कॉर्निया से, और फिर किससे कन्वर्ज होती है, हमारे आई लेंस से। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, तो जो वस्तु की इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, ये बन रही है इमेज, इमेज बिहाइंड द रेटिना। अब रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर बननी चाहिए।
तो पास की वस्तु से रखी हुई जो लाइट रेज आ रही हैं वो पहले कॉर्निया से बाद में लेंस से कन्वर्ज हो रही हैं, क्योंकि कॉर्निया भी उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है और हमारा ये जो लेंस है ये तो बाई कॉन्वेक्स है ही। तो ये दोनों लाइट रेज को कन्वर्ज करके इमेज कहाँ बना रही है, रेटिना के पीछे। तो अब हमको इसका जो क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। तो कोई ऐसा लेंस लगाएं जो लाइट रेज को इसके पहले कन्वर्ज कर दे। तो इसके लिए आपको पता है यहाँ पर बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उत्तल लेंस वो क्या कर देता है, लाइट रेज को जल्दी कन्वर्ज करता है। तो जब लाइट रेज आएंगी तो पहले ये कन्वर्ज करेगा और फिर इसके बाद बाकी कन्वर्जन ये लेंस करेगा और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, उभयोत्तल लेंस। किसके लिए, फॉर द हाइपरमेट्रोपिया, द लॉन्ग साइटेडनेस। तो आप देख रहे हैं अब इसका जो डिफेक्ट है क्यों हो सकता है, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। हमारा आई बॉल किसी कारणवश या तो थोड़ा छोटा रह जाए, पर्याप्त साइज का ना हो पाए, या फिर ये जो हमारा लेंस लगा है अटैच्ड विद द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं इनसे अटैचमेंट है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, अगर ये जो लिगामेंट से बहुत ज़्यादा खिंचाव लेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब जब लेंस ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में हमारा जो ये था सिलियरी बॉडी वो क्या कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी। तो इस कंडीशन में सिलियरी बॉडी रिलैक्स कर रही है और जब सिलियरी बॉडी रिलैक्स करेगी तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच्ड, ये खिंचते हैं। अब ये जो स्ट्रेच्ड कर रहे हैं तो उसके कारण से लेंस क्या हो जाएगा, लेंस बिकम थिन। अब लेंस पतला हो गया है, उसके कारण से इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि रेटिना पर इमेज बन जाए। आई बॉल अगर छोटा हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो आई बॉल जितना है उतना ही है। बस हम डिपेंड करता है कि ये जो हमारा आई लेंस है, इस आई लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बने, रेटिना पर बने। अगर नहीं बन रही है नेचुरली तो फिर हम ऐसे लेंस यूज़ करते हैं अलग अलग डिसऑर्डर्स में, कहीं पर सिलेंड्रिकल लेंस, कहीं पर कॉन्वेक्स लेंस, कहीं पर कॉन्केव लेंस। तो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना पर। लेंस की या आँखों की जो नेचुरल जो पावर होती है वो एकोमोडेशन पावर। तो एकोमोडेशन जो पावर होती है वो क्या होती है, द एडजस्टमेंट ऑफ द आई लेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से क्लियर विजन के लिए लेंस का ऑटोमेटिक एडजस्ट करना, दिस इज द एकोमोडेशन पावर। ये ह्यूमन बींग्स में होता है, सभी में होता है, लेकिन ड्यू टू द स्ट्रेच्ड नेचर, अगर यहाँ पर जो सिलियरी बॉडी है वो रिलैक्स कर रही है या सस्पेंसरी लिगामेंट जो स्ट्रेच करते हैं, खिंचाव लेते हैं, अगर इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए या सिलियरी बॉडी यहाँ पर ना रेस्ट के समय क्या ना करे, रिलैक्स ना करे, ज़्यादा स्ट्रेच कर जाए, तो इसमें किसी की भी एबनॉर्मेलिटीज, ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट एज वेल एज द सिलियरी बॉडी, द अकोमोडेशन पावर लॉस्ट इन द ह्यूमन बींग्स। उस समय फिर हमको क्लियर विजन के लिए तरह तरह के क्या करने पड़ते हैं, लेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो मायोपिया में अलग होता है, हाइपरमेट्रोपिया में अलग होता है, स्ट्राबिस्मस अभी मैंने आपको बताया कि उसमें हमारा जो आई बॉल है वो किसी एक तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के बाद आपने कैटरैक्ट नाम सुना होगा, मोतियाबिंदु। जगह जगह आपने देखा है, लिखा भी होता है, प्रचार भी आता है, कैटरैक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं, इसमें मोतियाबिंदु कहते हैं। मोतियाबिंदु क्या है ये कैटरैक्ट? हमारा ये जो आई बॉल है, इस आई बॉल में ये आगे का पार्ट कॉर्निया है और यहाँ पर सिलियरी बॉडी के बाद क्या लगे हुए, लेंस लगे हुए हैं। अब कैटरैक्ट में क्या होगा, ये हमारा जो आई लेंस है क्रिस्टल प्रोटीन का, या तो ये ओपेक हो जाएगा या फिर हमारा जो कॉर्निया है ये क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। तो जो ओपेक हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, उसके कारण से क्लियर विजन नहीं बनेगा रेटिना पर। आपका आई लेंस बिल्कुल सही है,
कॉर्निया भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हो गई, धुंधली हो गई है ड्यू टू द सम रीजंस। एज ओल्ड में भी अक्सर ऐसा हो जाता है। तो उस समय कॉर्निया या लेंस के ओपेक धुंधले हो जाने के कारण क्लियर विजन नहीं बनता। बन तो रहा रेटिना पर, लेकिन क्लियर हमको दिखाई देता, क्योंकि हमारी आई न्यूरोसेंसरी है, इसमें केवल इमेज बनती है, एनालाइज्ड ब्रेन करता है, आंख नहीं देखती। आंख केवल क्या कर रही है, इमेज बनाती है। ये यहाँ पर जो नर्व निकली हुई है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व कल आपको बताया था, ये जो ऑप्टिक नर्व से यहाँ से मैसेज जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। और ब्रेन क्या कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, तब उनको समझ में आ रहा है। अगर आपका ब्रेन में चोट लग जाए, किस पार्ट में, ब्रेन में, यहाँ पर जो ऑप्टिक विजन के लिए कौन सा पार्ट था, पैराइटल पार्ट था। अगर इस पार्ट में चोट लग जाए तो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो इमेज तो बनेगी, आंखें सही है हमारी, एक्सीडेंट हुआ है, आंखें नहीं डैमेज हुई, लेकिन अगर तेज एक्सीडेंट होने से कई बार लोग कहते हैं कि ब्लाइंडनेस हो गई, अंधापन। तो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो यहाँ पर इमेज बन रही है, लेकिन इमेज को ले जाने वाली जो नर्व है वो डैमेज हो गई है, और ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर पा रहा। तो जब ब्रेन एनालाइज नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में हमको यहाँ पर इमेज बनने के बाद भी दिखेगा नहीं। तो ये जो हमारा लेंस या कॉर्निया ओपेक या धुंधला हो गया है, दैट इज कॉल्ड द कैटरेक्ट। तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, ग्राफ्टिंग कर देते हैं, या तो लेंस हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरा लेंस फिट कर देते हैं, या फिर कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कॉर्निया या फिर लेंस, ग्राफ्टिंग कर देते हैं, बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द कैटरेक्ट। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डिसऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड द एस्टिग्मेटिज्म। नाम सुना होगा आपने, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को क्या कहते हैं, यहाँ पर दृष्टि वैषम्य कहते हैं। दृष्टि वैषम्य है क्या, दृष्टि वैषम्य? ये जो हमारा आई बॉल था, आई बॉल के बाद ये वाला पार्ट कॉर्निया था। तो ये जो कॉर्निया है, ये यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ होती है इसकी सरफेस। अब किसी कंडीशन में ये जो हमारा कॉर्निया है, ये थोड़ा सा अनइवन हो सकता है। क्या हो गया यहाँ पर, अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया। बाकी कोई समस्या नहीं आई, ना लेंस में आई, ना रेटिना में, किसी चीज में, केवल हमारा जो यहाँ पर सरफेस है किसका, कॉर्निया का, वो जब अनइवन हो जाएगा तो इस क्या करेगा, ये जो हमारी लाइट रेज आ रही है उसको प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं करेगा। अब जब प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं करेगा तो निश्चित है कि आपको जो इमेज बन रही रेटिना पर ना, वो इमेज ब्लर्ड बनेगी। जब इमेज ब्लर्ड बनेगी तो हमारा जो ब्रेन भी उसको ठीक से एनालाइज नहीं करेगा और हमको धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो दिट इज ड्यू टू द अनइवन सरफेस ऑफ द कॉर्निया, इमेज इज ब्लर्ड। तो इमेज क्या बन रही है, धुंधली बन रही है। अब क्या होता है, इस कंडीशन में हमको लेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती, केवल कॉर्निया पार्ट का ग्राफ्टिंग कर देते हैं, दूसरी कॉर्निया का शिफ्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमेशा डॉक्टर लोग अपील करते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप आई डोनेट करिए। तो लोग आई डोनेट नहीं करना चाहते, ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते, करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सब डिसऑर्डर्स या डिफेक्ट्स हैं। तो इन डिसऑर्डर्स को दूर किया जा सकता है अगर आप अपनी आई डोनेट करते हैं। तो आई में आपका कॉर्निया पार्ट यूज़फुल हो सकता है, तो कॉर्निया किसी के लिए काम आ जाएगा। मोस्टली जो लेंस होते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन के, वो लेंस यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन कुछ ही समय बाद डैमेज होना शुरू कर देती है, प्रोटीन की लेयर होती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉर्निया पार्ट है वो यूज़फुल होता है। तो कॉर्निया पार्ट किसी को आसानी से ग्राफ्ट किया जा सकता है। तो इसको ग्राफ्टिंग करने के बाद जो एस्टिग्मेटिज्म है या दृष्टि वैषम्य, उस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया आपका, स्ट्राबिस्मस हो गया, कैटरेक्ट हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया। दीज आर ऑल द डिसऑर्डर्स। एक और डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा इसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पर सबल बाय। इट इज़ द वेरी वेरी डेंजरस डिसऑर्डर। ये हमारा आई बॉल है। आई बॉल में ये वाला जो पार्ट है आगे का, ये आपकी सिलरी बॉडी, दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दिस इज द लेंस,
दिस पार्ट इज कॉल्ड द आइरिस। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एक्वस चैम्बर। क्या कहलाता है? एक्वस चैम्बर कंटेनिंग द लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। इसमें जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसके अलावा जो पीछे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर। क्या कहते हैं? विट्रस चैम्बर कंटेनिंग द लिक्विड विट्रस ह्यूमर। These liquid are secreted by the arteries of the ciliary body। सिलियरी बॉडी की आर्टरीज से दोनों लिक्विड सिक्रीट होते हैं, आइदर द एक्वस ह्यूमर और द विट्रस ह्यूमर। तो क्या होता है? आर्टरीज रिलीज करती है इसको, लिक्विड को, और इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं जो इसकी वेन्स होती हैं। दीज वेन्स आर एब्जॉर्ब द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स एज वेल एज द वेस्ट मटेरियल्स। तो कंटिन्यू आर्टरीज, यहाँ पर आर्टरीज से लिक्विड ऊजेस होता है, टिश्यू फ्लूइड के रूप में निकलता रहता है। और जो यहाँ पर विट्रस ह्यूमर जो बना हुआ है, इससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, आई को भी हमारे पे क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ हैं दैट आर एब्जॉर्ब बाय द वेन्स ऑफ द सिलियरी बॉडी। तो कभी कभी क्या होता है कि लगातार लिक्विड बाहर आ रहा है, लेकिन इसमें वेन्स क्या नहीं कर रही है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। जब ये वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो देयर इज द मोर लिक्विड इन द विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बढ़ जाएगा? लिक्विड बढ़ जाएगा, विट्रस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब बढ़ जाएगी तो सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? रेटिना होता है। तो ये रेटिना को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। तो ड्यू टू द मोर प्रेशर ऑफ द विट्रस ह्यूमर द रेटिना मे बी डैमेज्ड। अब रेटिना डैमेज हो सकती है। अब इसका करेक्शन क्या है कि अगर रेटिना डैमेज हो जाएगी तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसके करेक्शन के लिए क्या होता है? यहाँ पर जो वेनस पार्ट है उसे कहते हैं श्लेमन कैनाल। श्लेमन कैनाल आल्सो कॉल्ड द सिलियरी वेन। सिलियरी वेन ब्लॉक हो जाती है। जब ये ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ से एक्स्ट्रा लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करती, और अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो यहाँ पर रेटिना डैमेज हो जाएगा। तो ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द श्लीमन कैनाल आल्सो कॉल्ड द सिलियरी वेन द विट्रस द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द विट्रस ह्यूमर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एंड इट मे लीड टू द डैमेज ऑफ द रेटिना दैट इज कॉल्ड द ग्लाउकोमा। अक्सर लोगों की आंखों से ब्लड आ जाता है, ठीक है, आंखों से ब्लड गिरने लगता है, तो कहते हैं क्या हो गया? ये ग्लाउकोमा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ रहा है लिक्विड का, वो प्रेशर यहाँ पर सिलियरी बॉडी की वेन्स एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं। उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है कि सर्जिकली जो श्लीमन कैनाल या सिलियरी वेन है उसको जो ब्लॉकिंग है उसकी ब्लॉकिंग ठीक की जा सकती है। दैट इज द क्योर ऑफ द ग्लाउकोमा। अब इसके बाद एक आता है कंजक्टाइविस। नाम सुना होगा आपने, बहुत कॉमन डिसीज है कंजक्टाइविस। ये जो हमारा आई बॉल है, इस आई बॉल में 3 लेयर होती हैं, आपको पता है। सबसे बाहर कौन सी होती है? ये स्क्लेरा है, हिंदी में दृढ़ पटल कहते हैं। फिर कौन सी होती है? यहाँ पर कोरोइड होती है, ठीक, अंदर बना दें लेयर्स। दिस इज द स्क्लेरा, दिस इज द कोरोइड एंड इट इज द रेटिना। इसके बाद आई बॉल को चारों ओर से घेरने वाली एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द कंजक्टाइवा। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द कंजक्टाइवा। अब इस लेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया है। इसके अलावा जो और एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसमें एम्फीबियंस वगैरह, उसमें कंजक्टाइवा लेयर होती है। जब वो तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, तो स्विमिंग करते हैं, तो क्या होता है? आँखों के आई बॉल के ऊपर एक लेयर आकर झिल्ली उसको चारों ओर से कवर कर लेती है, वो कंजक्टाइवा है। एक्वाटिक एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप्ड है। अभी भी यहाँ पर आईलिड्स के सबसे कॉर्नर पर जो रेड स्पॉट है वहाँ पर ये वेस्टिजल फॉर्म में पाई जाती है। और ये जो कंजक्टाइवा है, इस पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कंजक्टाइविस। तो ये जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल हो सकता है, ठीक है, वायरल हो सकता है या फंगल हो सकता है। तो ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस और द फंजाई, the membrane which is called the conjunctiva
द इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड द कंजक्टिविस। तो आंखों में इचिंग होती है, खुजली होती है, तो डॉक्टर कोई ड्रॉप दे देते हैं तो आपको 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, या फिर क्या करते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स देने से या फिर जो है आंखों में जो आई ड्रॉप डालते हैं ना, उसमें जो एंटीबायोटिक नेचर होता है उसके कारण से ये जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। अब हम इसके बाद आते हैं कि एनिमल्स में जो खास तौर से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसमें आंखें रात में क्यों चमकती, स्पार्क करता है। आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका आईबॉल है इसमें ये सबसे बाहर स्क्लेरा, ये कोरोइड और ये रेटिना। रेटिना में भी 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर होती है पिगमेंटेड एपिथीलियम, इसके बाद होती है सेंसरी एपिथीलियम, फिर थर्ड पार्ट होता है यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन, और चौथा पार्ट होता है गैंग्लियोनिक लेयर। तो जो पिगमेंटेड एपिथीलियम है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी है? पिगमेंटेड एपिथीलियम। इट एब्जॉर्ब्स द ऑल द ऑब्लिक रेज, जितनी भी तिरछी रेज आ रही हैं आंखों में, आप देख रहे हैं ना यहां पर जो कॉर्निया से जो लाइट रेज एंटर करती हैं वही इमेज बनाती हैं। अब जितनी भी तिरछी रेज आ रही हैं, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये तिरछी रेज, दीज ऑब्लिक रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंटेड एपिथीलियम, मींस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना, एंड इट प्रिवेंट्स द इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये लेयर ना होती तो इतना इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कि आंखों के अंदर ही इमेज क्या करती, बार बार यहाँ रिफ्लेक्ट करती रहती और आपको क्लियर विजन नहीं हो पाता। तो ये जो पिगमेंटेड एपिथीलियम है ये डेवलप्ड एनिमल से पाई जाती है, इसी कारण से इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। बट इन केस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स दिस पिगमेंटेड एपिथीलियम इज रिप्लेस्ड बाय द टेपिटम लेयर। एक लेयर होती है टेपिटम, तो किसमें पाई जाती है? वाइल्ड एनिमल्स में है। तो पिगमेंटेड एपिथीलियम इज रिप्लेस्ड बाय द टेपिटम। तो दूसरे शब्दों में बहुत इजी लैंग्वेज किताब में लिखा रहता है, दिस लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द कोरोइड एंड रेटिना। तो वास्तव में इट इज दिस लेयर इज बिलोंग्स टू द रेटिना, रेटिना की लेयर है। पिगमेंटेड एपिथीलियम को हटाने के बाद टेपिटम बन गई है, तो कह सकते हैं कोरोइड और रेटिना के बीच की परत है विच रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। तो ये क्या करती है, यहाँ पर जो भी लाइट रेज आ रही हैं उसको क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है। और ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, जो हमारी लाइट रेज हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही है बाई, किससे रिफ्लेक्ट हो रही है? बाई टेपिटम। अब क्या करती हैं यहाँ पर, जो आइज क्या करती हैं, आइज यहाँ पर स्पार्कल करती है, स्पार्कल नहीं कहना चाहिए, ग्लोइंग कहना चाहिए। तो आंखें जो रात में चमकती हैं, जो ग्लो करती हैं, वो इसीलिए करती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टेपिटम, एंड द टेपिटम इज प्रेजेंट, टेपिटम इज फॉर्म्ड इन वाइल्ड एनिमल्स बाई रिप्लेसिंग, किसको हटा रहे हैं? पिगमेंटेड एपिथीलियम, पिगमेंटेड एपिथीलियम ऑफ रेटिना। तो रेटिना के पिगमेंटेड एपिथीलियम को हटाने के बाद जो लेयर बचती है उसको टेपिटम कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में लेयर नहीं होती, हमारे में केवल पिगमेंटेड एपिथीलियम होती है। अब टेपिटम के 2 फॉर्म हैं, एक होता है टेपिटम ल्यूसिडम, टेपिटम ल्यूसिडम। जो इलास्मोब्रैंक फिशेज हैं, उन इलास्मोब्रैंक फिशेज में टेपिटम ल्यूसिडम, जो डीप सी फिशेज हैं, गहरे पानी की, उसमें ये परत टेपिटम ल्यूसिडम कहलाती है। और सामान्य एनिमल्स में जो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे आपका एलिफेंट नहीं, सॉरी क्या, टाइगर है, लॉयन है, उसमें क्या होती है? टेपिटम कहते हैं, एज वेल एज द टेपिटम फाइब्रोसम। एक लेयर होती है टेपिटम फाइब्रोसम, ये चांदी के समान बिल्कुल चमकती हुई लेयर होती है। इट इज फाउंड इनटू द हुफ्ड मैमल्स, जिसमें भी खुर पाए जाते हैं, ऐसे स्तनधारियों में पाई जाती है। तो वो हुफ्ड मैमल्स में टेपिटम फाइब्रोसम कहते हैं। जो डीप सी फिशेज हैं उसमें टेपिटम ल्यूसिडम कहते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं समानता, उसमें केवल क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज, सो
द आईज बिकम ग्लो। तो इसीलिए ग्लो करती है और आंखें रात में हमको ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक जानवर है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो है डेंजरसिटी आप देख सकते हैं कि वो आइज रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टेपिटम लेयर लाइट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अभी आपने इसमें डिसऑर्डर्स देख लिए। हमने आपको कौन सा पढ़ा दिया, स्ट्रैबिस्मस पढ़ा दिया, मायोपिया पढ़ा दिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा दिया, फिर आपका क्या ले लिया, इसके बाद एस्टिग्मेटिज्म हो गया, फिर इसके बाद कैटरेक्ट हो गया, फिर कंजक्टाइविस हो गया, एक हो गया प्रेस बायोपिया रह गया है। प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया ये हमारा आई बॉल है, आई बॉल में ये वाला पार्ट हमारा रेटिना है, ठीक है। अब ये सिलेरी बॉडी, कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये जो आई बॉल में जो सिलेरी बॉडी में से जो लेंस लगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, तो जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, पास का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? तो एक तो यहाँ पर इसे एज ओल्ड डिफेक्ट कहते हैं। एक निश्चित एज के बाद अक्सर ये डिफेक्ट आ जाता है, एज ओल्ड डिफेक्ट भी है, ड्यू टू लेस इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी क्या हो गई, कम हो गई ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसकी इलास्टिसिटी या लचक कम हो जाएगी, तो लचक कम हो जाने से ये जो लेंस है, ये लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लाइट रेज आ रही है उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बनाएगा। और इमेज यहाँ पर रेटिना पर नहीं बना रहा, तो इसके जो क्योर के लिए अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना है, पास के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और कई जगह ऐसा लिखा होता है प्रेस बायोपिया में कि बाई कौन से हम बाई फोकल लेंस यूज़ करते हैं, तो हम लिख देते हैं सीधे से बाई फोकल लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हैं, बाई फोकल लेंस यूज़ कर सकते हैं। ये जो सारे डिफेक्ट्स हैं, ये सब डिफेक्ट्स लेंस के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, कुछ ग्राफ्टिंग के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, ऑपरेशन के द्वारा। और दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई एज वेल एज द डिसीजेज ऑफ द आई। अभी तक हम जो डिफेक्ट पढ़ रहे थे, अब हम डिसीज़ में आते हैं, ठीक है। डिसीज़ मैंने आपको बताया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो सकती है, जेनेटिकल हो सकती है, जीन्स के द्वारा हो सकती है, तो वो डिसीज कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक हम पढ़ते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाम सुना है ना आपने नाइट ब्लाइंडनेस का, रतौंधी। अब नाइट ब्लाइंडनेस शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है रतौंधी का मतलब रात में नहीं दिख रहा। तो रात में नहीं दिख रहा तो क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डिम लाइट में या रात में आपको नहीं दिखेगा। तो ये डिसीज तो है, लेकिन कौन सी डिसीज है यहां पर? यह है डेफिशिएंसी डिसीज। डिसीज भी कई तरह की हैं, इन्फेक्शस डिसीज होती है, कॉन्जेनाइटल होती है, हेरेडिटरी होती है। दिस इज द डेफिशिएंसी डिसीज। अगर विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में दे दिया जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस है या रतौंधी है वो धीमे धीमे क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। फिर नाइट ब्लाइंडनेस को एक और कहते हैं, इसको निक्टोलोपिया भी कहते हैं। अब हम आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के बाद, एक आपने नाम सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हिंदी में कहते हैं यहां पर वर्णांधता। वर्णांधता हॉर्नर ने सबसे पहले वर्णन किया था, डिस्कवर्ड बाय द हॉर्नर। और क्या है ये? सेक्स लिंक्ड जेनेटिकल डिसीज। अब ये जेनेटिकल डिसीज है, ठीक है। अब जो कलर ब्लाइंडनेस हम वर्णांधता पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि मोस्टली रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होती है, लाल हरा अंधापन, कि व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। लेकिन केवल लाल हरा नहीं होता, इसमें कई तरह के कलर्स होते हैं। यहां पर आप देखें, एक को कहते हैं यहां पर एनोपिया। एनोपिया का मतलब है नो कलर एब्जॉर्बमेंट, नो कलर डिटेक्शन। किसी भी रंग को हम अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये एनोपिया कहलाता है, ठीक है।
फिर इसमें एक होता है यहाँ पर ट्राइटेनोपिया। इसमें क्या होता है, ट्राइटेनोपिया में जो ब्लू कलर होता है यहाँ पर वो हम नहीं देख पाते ब्लू कलर के लिए। फिर एक बाद होता है ड्यूटानोपिया। जो ड्यूटानोपिया होता है वो ग्रीन कलर के नहीं सॉरी रेड कलर के लिए होता है। तो अलग अलग कलर के लिए जो ब्लाइंडनेस यूज होती है, तो एनोपिया है, ट्राइटेनोपिया है, एक प्रोटेनोपिया होता है, प्रोटेनोपिया। तो इतना डिटेल आपके में नहीं है, आपके लिए कलर ब्लाइंडनेस जान लीजिए कि कलर का जो डिटेक्शन होता है वो नहीं हो पाता। और इसका जो सबसे बड़ा मिसयूज है या सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी ना पेंटर बन सकता है ना ड्राइवर बन सकता है। तो इस तरह के जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं कि ड्राइवर है उसको पता का रेड और हरे सिग्नल में डिफरेंस भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो ड्राइवरी नहीं कर सकता, पेंटर नहीं बन सकता है ना। कंप्यूटर में आप अगर वर्क कर रहे हैं कुछ इस तरह का, तो वो वर्क भी आप नहीं कर सकते, खासतौर से कलर्ड वर्क। तो दीज आर द डिफेक्ट्स एज वेल एज डिसीज रिलेटेड टू द आई। और आई की जो ब्रांच है जिसमें आई की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी में जो सबसे मेन नर्व होती है दैट इज द ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व मैंने आपको नर्वस सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो 3 तरह का था, कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एज वेल एज ऑटोनॉमिक। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें जो क्रेनियल नर्व्स थी, क्रेनियल नर्व्स वो कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं। और वो जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स है उसमें यहाँ पर जो आप ऑप्टिक नर्व देख रहे थे कौन सी थी, सेकेंड नंबर पे थी। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजी में सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व्स थी, सेकेंड नंबर की ऑप्टिक। ये जो ऑप्टिक नर्व थी दैट इज द सेंसरी नर्व। ठीक है, अब यहाँ पर डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट आइज के पढ़ने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द सेंस ऑर्गन्स। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हमें ईयर लेंगे, कान। ये भी हमारा स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पहले पढ़ लें सेंस ऑर्गन्स। तो जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको यहाँ पर रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स हैं ये दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर कॉल्ड द एक्सो रिसेप्टर्स या एक्सटेरो रिसेप्टर्स एज वेल एज इंटेरो रिसेप्टर्स। एक्सटेरो रिसेप्टर्स में क्या होता है, बाह्य संवेदी अंग। तो मेनली सेंस ऑर्गन्स तो हमारे 5 हैं, आपको पता है, आई है, ठीक है, आपका ईयर है, नोज है, स्किन है और टंग है। अब ऐसे सेंस ऑर्गन्स या ऐसे रिसेप्टर्स जो हमारे सरफेस ऑफ स्किन पर होते हैं, सरफेस ऑफ स्किन, वो एक्सटेरो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। और इसमें स्पेशली टेलो रिसेप्टर्स जो वर्ड यूज होता है, टेलो रिसेप्टर, इसमें आपका आता है आई और ईयर। ठीक है, तो आई हमने पढ़ लिया, ईयर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम रिसेप्टर्स को डिटेल में देख लें। ज़्यादा इंटेरो रिसेप्टर्स, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन। अब स्किन के नीचे हैं इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, इन्हें कहते हैं विसरल रिसेप्टर्स, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। विसरल ऑर्गन्स कौन से हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटेरो रिसेप्टर्स। अब दूसरी कैटेगरी है रिसेप्टर्स की कि व्हाट इज कॉल्ड द प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। एक वर्ड यूज होता है प्रोप्रियो सेप्टर्स। जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन, कहां पाए जा रहे हैं, टेंडोन में, लिगामेंट में और स्केलेटल मसल्स में। अगर इसमें पाए जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब अलग अलग वर्ड यूज करते हैं रिसेप्टर्स के लिए कि किस जगह का वो रिसेप्शन कर रहे हैं। अगर सपोज करिए कि लाइट को रिसेप्ट कर रहे हैं हमारे रिसेप्टर्स, तो अभी आपने पढ़ चुके हैं कि आई हमारा क्या है, द फोटो रिसेप्टर है। तो फोटो रिसेप्टर का मतलब किसको डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लाइट को। फिर ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स किसको रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, स्मेल को। फिर इसके बाद ऑडिटरी रिसेप्टर्स किसको, साउंड को। फिर इसके बाद बैरो रिसेप्टर्स किसको, प्रेशर को। फिर इसके बाद
फ्रिजिडो रिसेप्टर्स, किसको? कोल्ड को, ठीक है। फिर इसके बाद कैलो रिसेप्टर्स, हॉट या वार्म को, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर कौन सा होता है? टेम्परेचर को अगर कर रहे हैं तो थर्मो रिसेप्टर्स। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, हॉट और वार्म को डिटेक्ट करने के लिए कैलो वर्ड यूज करते हैं और टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर्स। ये स्पेशली किसको? टेम्परेचर को। अब इसके बाद अगर पेन को रिसीव कर रहे हैं, कहीं पर हमें दर्द हो रहा है तो दर्द को महसूस करने के लिए एलजेसी रिसेप्टर्स, किसको डिटेक्ट करते हैं यहां पर? पेन को। तो आप देखिए, लाइट का हो गया, स्मेल का हो गया, साउंड का हो गया, प्रेशर का हो गया, कोल्ड का हो गया, हॉट और वार्म का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, पेन का हो गया, वाटर करंट, पानी की जो धार है, आप बैठे हुए हैं या कोई फिशेस के लिए मेनली होता है ये, तो अगर पानी का प्रेशर से पानी बह रहा है उसकी धार, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए होते हैं रियो रिसेप्टर्स, रियोसेप्टर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहीं है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो उल्टा लिख दिया, यहाँ रिसेप्टर इस तब कर दिए, तो एक साथ सब हो जाएंगे। रियो रिसेप्टर्स तो किसके लिए है? ये वाटर करंट के लिए। अब अगर यहां पर गैल्वेनो रिसेप्टर्स वर्ड यूज हो रहा है, गैल्वेनो रिसेप्टर्स किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर अगर ग्रेविटेशनल रिसेप्टर्स वर्ड जब यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल रिसेप्टर्स, इसका मतलब है ग्रेविटी को डिटेक्ट कर रहा है। दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, जो उनका नाम दिया गया है उसी से रिसेप्टर्स में कि किस, हाँ एक और रह गया है, अगर हम किसी चीज को टच करते हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स ऊपर लिख दे रहे हैं, थिग्मो या टैंगो दोनों वर्ड यूज करते हैं और आगे रिसेप्टर लगा देंगे, तो किसको कर रहे हैं? टच को। कोई अगर हमको टच कर रहा है तो टच करने के लिए जो रिसेप्टर्स का जो नाम दिया गया थिग्मो रिसेप्टर्स, सो भी रहे हैं, अगर हल्के से भी कोई टच करता है तो हमारे जो थिग्मो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर्स हैं वो ये जान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मैसेज तुरंत ब्रेन तक चला जाता है कि किसी ने हमारी बॉडी को क्या किया है? टच किया है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अब क्या होगा? जो मेनली स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो 2-3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं बॉडी में, नर्व एंडिंग्स। तो ये जो नर्व एंडिंग्स हैं हमारी स्किन में या बॉडी में, ये क्या है के लिए होती है? ये एलजेसी रिसेप्टर्स है, एलजेसी। तो एलजेसी रिसेप्टर्स का मतलब है किसको आइडेंटिफाई करती हैं? पेन को करती हैं, ठीक है। और जो पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं हमारी, पैसिनियन कॉर्पसल्स कहाँ पाई जाती हैं? स्किन में पाई जाती हैं। ये क्या करनी है यहाँ पर? ये बैरो रिसेप्टर्स हैं, ये प्रेशर को पहचान जाती हैं कि हमारे बॉडी में क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। एक मीसनर्स कॉर्पसल्स होती है, मीसनर्स कॉर्पसल्स, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? ये टैंगो रिसेप्टर्स है, मीसनर्स कॉर्पसल्स। इसके अलावा यहाँ पर एंड बल्ब ऑफ क्राउसे होता है, एंड बल्ब ऑफ क्राउसे। इसके अलावा एंड बल्ब ऑफ क्या होते हैं? रफनी होते हैं, एंड बल्ब रफनी। दीज आर आल्सो द कौन सा रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर? टैंगो रिसेप्टर्स। तो अब कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं क्या करने में? सर्वाइव करने में। तो जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ पर जॉन्स्टन ऑर्गन, जॉन्स्टन ऑर्गन, ठीक है। और एक आपने देखा होगा लेटरल लाइन, नाम सुना होगा, लेटरल लाइन रिसेप्टर्स। तो ये जो लेटरल लाइन रिसेप्टर्स होते हैं ये फिशेस में पाए जाते हैं। किसमें? फिशेस में। और जो फिशेस में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वाटर करंट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड द रियो रिसेप्टर्स,
तो वाटर करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लेटरल लाइन रिसेप्टर्स फिशेस में पाए जाते हैं, जिससे वो वाटर करंट के बारे में जान जाते हैं। तो ये रिसेप्टर्स करते क्या, रिसेप्टर्स हमको हेल्प करते हैं कि हमको आई से जो चीज़ नहीं दिख रही है या जहाँ पर हमारा आइज़ का कंसंट्रेशन नहीं है, उस पार्ट से भी सेंसरी ऑर्गन्स ब्रेन को क्या करते हैं, इंटैक्ट करते हैं, ताकि ब्रेन हमारा चारों तरफ सर्कुलेशन में जितना भी वॉलंटरी एक्शंस के साथ साथ इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है सबको क्या करता रहे, कंट्रोल करता रहे। तो ये जो जॉन्स्टन ऑर्गन है, ये जॉन्स्टन ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और इंसेक्ट्स में काहे के लिए होता है, ये साउंड के लिए होता है। जैसे ही साउंड थोड़ी सी भी होती है, उनका जॉन्स्टन ऑर्गन वर्क करता है यहाँ पर, और वो तुरंत ये जान जाते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति हमारे आसपास आ रहा है। एक होता है ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन, जैकोब्सन ऑर्गन जो पाया जाता है। ये जो ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन है, ये किस में पाया जाता है, ये फिशेस में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिशेस के अलावा ये ऑल्फैक्टरी फंक्शन करता है। क्या करता है, ऑल्फैक्टरी। ये क्या कर रहा था, ये ऑडिटरी रिसेप्टर था, साउंड डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑडिटरी। ये ऑल्फैक्टरी होता है। तो दीज आर द स्पेशल क्या है यहाँ पर, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो फिशेज में हो सकते हैं, इंसेक्ट्स में हो सकते हैं, तो और ह्यूमन बींग्स में जो है उसको मैंने आज क्लासीफाई किया है कि कौन सा फोटो रिसेप्टर है, कौन सा जो है एल्जेसी रिसेप्टर्स है, कौन सा। अच्छा ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स हमने आपको पढ़ाया, ये रिसेप्टर्स मनुष्य में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो मेनली कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स हमको ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं कि हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अभी हमने यहाँ पर आई का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, आई डिसऑर्डर्स या डिफेक्ट्स पढ़ लिए, इसके अलावा जो सेंसरी ऑर्गन्स थे पढ़ लिए, और इसके बाद रिसेप्टर्स पढ़ लिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो टॉपिक एक आ रहा है यहाँ पर। देखिए, एक तो बचा है टंग, टंग के अलावा कौन क्या बचा है, नोज, और क्या बचा है, ईयर। ठीक है, स्किन के बारे में हम अलग से किस में पढ़ चुके हैं, टिश्यू सिस्टम में। ये जो हमारा टंग है, आपको पता है इट इज सिचुएटेड ऑन टू इन टू द हाइवाइड। किस बोन के ऊपर है, हाइवाइड के ऊपर। हम एक एक पढ़ रहे हैं, पहले आप टंग ले लेते हैं। डिटेल में टंग नहीं पढ़ना है, किससे पढ़ चुके, डाइजेस्टिव सिस्टम में। शॉर्ट फॉर्म में टंग पढ़ रहे हैं, इसका नोज पढ़ रहे हैं, फिर किस में आएंगे, ईयर में आएंगे। तो इट इज प्रेजेंट ऑन द हाइवाइड। तो ये हाइवाइड क्या है, यहाँ पर बोन है। हाइवाइड बोन के ऊपर जो हमारी टंग है वो सिचुएटेड। हाइवाइड का स्ट्रक्चर आपको पता है, यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम में आप देख चुके हैं कि ऐसी हाइवाइड होती है। ठीक है, ये हाइवाइड बोन के ऊपर क्या रखी हुई, टंग रखी है। तो जो टंग होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर, और इलास्टिक होती है। इलास्टिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या होती है यहाँ पर, क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल के साथ साथ मॉइस्ट है, और मॉइस्ट के साथ साथ एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर कि लॉट ऑफ म्यूकस इज प्रेजेंट इन द टंग। इट कंटेन्स द फोर टाइप ऑफ क्या होती है इसमें, प्रोसेसेस। 4 तरह के या उभार होते हैं, इसे यहाँ पर इवेजिनेशंस भी कहते हैं। टंग में कौन कौन से होते हैं, ये जो हमारी टंग है, ये जो बेसल पार्ट है वो फिक्स होता है, और जो एपेक्स पार्ट होता है ये क्या होता है, ये फ्री होता है। अब इसमें वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स हैं। जो रिसेप्टर्स यहाँ पर ये टेस्ट बड्स के लिए होते हैं। अब ये जो पैपिली लगे हुए हैं, इसको रिसेप्टर्स को यहाँ पर क्या वर्ड यूज करते हैं, पैपिली। अब ये जो पैपिली पूरे टंग में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दिस इज कॉल्ड द यहाँ पर फंगीफॉर्म पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली। अब इसके बाद इस जगह पर साइड में ये जो पैपिली लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द वेलेट पैपिली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्कमवेलेट पैपिली, सर्कमवेलेट पैपिली। तो दीज आर द टाइप्स। तो फंगी फॉर्म है, हाँ, फिलीफॉर्म एक पैपिली रह गए हैं यहाँ पर, द फिलीफॉर्म पैपिली।
तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पेपिली विच कंटेन्स द टेस्ट बड्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट। तो हमारा जो एपिकल पार्ट है ये वाला पार्ट, ये कहे के लिए होता है यहाँ पर स्वीट टेस्ट के लिए, पीछे का पार्ट जो होता है किसके लिए होता है, बिटर टेस्ट के लिए, साइड का पार्ट जो होता है वो साल्टी टेस्ट के लिए होता है, और ये सब पेपिली के द्वारा होते हैं। अब हम टंग के बाद किस में आते हैं, नोज पार्ट में। नोज पार्ट हमने रेस्पिरेशन में शॉर्ट में पढ़ा है। नोज में जो स्पेशल सेंस ऑर्गन है या स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द निडेरियन मेम्ब्रेन। नाम सुना है आपने, निडेरियन मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनटू द इनर पार्ट ऑफ द नासोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स के इनर पार्ट पर सिचुएटेड होती है एंड इट इज द वेरी वेरी सेंसिटिव मेम्ब्रेन। क्या होती है, बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है। क्यों सेंसिटिव होती है, जैसे ही हम कोई चीज़ को स्मेल करते हैं तो स्मेल करने के बाद ये पहुंचती है किस जगह पर, निडेरियन मेम्ब्रेन में, और निडेरियन मेम्ब्रेन ही इस स्मेल को आइडेंटिफाई करता है कि ये स्मेल फाउल स्मेल है या फ्रेग्रेंट स्मेल है या गुड स्मेल है। और ये जो निडेरियन मेम्ब्रेन है, ये निडेरियन मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। दिस कंटेन्स द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब नोज, पहले हमने टंग देख लिया, टंग को क्या कहते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं टंग में। हमने जो रिसेप्टर्स आपको बताए उसमें एक छूट गया था कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी का मतलब है किसके लिए, यहाँ पर टेस्ट के लिए। तो टेस्ट के लिए किसमें पाए जाएंगे, यहाँ पर टंग में पाए जाएंगे। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी क्या रह गया है, ईयर। ईयर आपको पता है, कान, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेंस ऑर्गन है। और ईयर, द मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज नॉट द हियरिंग। सुनने का काम नहीं है, सुनने का भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड द बैलेंसिंग। सो इट इज कॉल्ड द स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन। स्टैटो एकॉस्टिक माने जान रहे हैं आप, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बैलेंसिंग एज वेल एज हियरिंग। इसीलिए ईयर को स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन लिखा रहता है, ए पेयर ऑफ ईयर होते हैं। तो बैलेंसिंग मेन फंक्शन बैलेंस का, जबकि आपने न्यूरल कंट्रोल में देखा था नर्वस सिस्टम में कि हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन का अगर बैक व्यू बनाते हैं हम ऐसा, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड द सेरिबेलम एंड इट इज मेड अप ऑफ द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। तो ये जो है सेरिबेलम से यहाँ से इस वाले पार्ट में, तो ये जो ईयर है हमारा, यहाँ से जो कॉक्लियर नर्व निकलती है, कौन सी, कॉक्लियर नर्व। वहाँ पर ऑप्टिक नर्व थी आई में, यहाँ पर कौन सी है, कॉक्लियर है। और यही कॉक्लियर नर्व आगे जाकर के किस में खुल जाएगी, यहाँ पर ऑडिटरी नर्व में। किस में खुलती है, ऑडिटरी में। तो इट मीन्स कॉक्लियर इज द ब्रांच ऑफ द ऑडिटरी नर्व विच is main sensory nerve and sends the message from the cerebellum up to the brain। तो ये भी ब्रेन में जो मैसेज जा रहा है, तो हमारा जो कान है वो कान में जो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हियरिंग के अलावा बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो ये स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन में जो बैलेंसिंग के साथ साथ जो हियरिंग का फंक्शन दैट इज ड्यू टू द कॉक्लियर नर्व एज वेल एज द मेन फंक्शन ऑफ द बैलेंसिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूट्रिकुलस एंड सैकुलस ऑर्गन। इसमें क्या होता है, यूट्रिकुलस और सैकुलस ऑर्गन्स होते हैं। फिर आपको पता है आई में कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। डिटेल में आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। एक्सटर्नल ईयर में आपको एक स्पेशल फीचर बता देते हैं कि ये जो स्पेशल एक्सटर्नल ईयर है, ये वाला पार्ट जो हम पकड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द पिन्ना। पिन्ना इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर दैट इज प्रेजेंट ओनली इनटू द यूथेरियंस, केवल वेल डेवलप एनिमल्स में होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द आरिकुला। तो पिन्ना सब में नहीं होता। आप जब भी स्पेसिफिक फीचर्स लिखते हैं वेरियस फाइलम के, तो यहाँ पर जो हमारा क्या है,
मेमेलिया है, मेमेलिया में भी प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया पढ़ते हैं, तो उसमें प्रोटोथीरिया वगैरह में लिखा रहता है पिन्ना इज अब्सेंट। तो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है? केवल यूथीरिया में पाया जाता है। और पिन्ना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द हाईली डेवलप्ड मैमल्स। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेंगे आपका ईयर, और ईयर को हम जो है डिस्कस करेंगे, आपका न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।